NLM Lecture 2, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर एनी एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट टू एक्शन, और एट द सेम टाइम ये लगता है साइमल्टेनियसली, और बोथ फोर्स शुड हैव सेम नेचर, और दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, टू डिफरेंट बॉडी पे ये फोर्स लगता है, ठीक है, दो अलग अलग बॉडी पे ये लगता है न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, तभी वैलिड होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन, जैसे इसमें एग्जाम्पल में ये जो है एम मास का एक ब्लॉक है, एम मास का एक ब्लॉक है, और ये जो नीचे एम जी फोर्स लग रहा है, ये जो नीचे एम जी फोर्स लग रहा है वो अर्थ ब्लॉक पर लगा रहा है, अर्थ ब्लॉक पर एम जी फोर्स लगा रहा है, अर्थ जो है वो ब्लॉक पर एम जी फोर्स लगा रहा है, और ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये भी अर्थ ही ब्लॉक पर लगा रहा है, ये भी अर्थ ही ब्लॉक पर लगा रहा है, तो एम जी और एन दोनों फोर्स जो है वो अर्थ ही लगा रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ये वैलिड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग बॉडी लगाता है तब वैलिड होता है। तो एन और एम जी जो है यहाँ पे अभी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर तब होगा जैसे ये अर्थ है, अर्थ का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो जैसे ये जो है अर्थ जो है वो ब्लॉक पर नॉर्मल लगा रहा है, तो ब्लॉक भी अर्थ पर नॉर्मल लगाएगा, ब्लॉक भी अर्थ पर नॉर्मल लगाएगा, ठीक है, और अर्थ जो है वो एम जी लगा रहा है ब्लॉक पे, तो ब्लॉक भी अर्थ पर एम जी लगाएगा, ब्लॉक भी अर्थ पर एम जी लगाएगा, ब्लॉक भी अर्थ पर एम जी लगाएगा, तब ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, तब ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी, जो बॉडी के टुवर्ड्स लगता है, बॉडी के तरफ लगता है, बॉडी के तरफ लगता है, और ये पुशिंग नेचर का फोर्स होता है, पुशिंग नेचर का फोर्स होता है, ठीक है, ये बॉडी के टुवर्ड्स लगता है, ठीक है। जैसे, और इसका जो है बहुत सारे केस है, तो केस वन देख लेते हैं, बोथ सर्फेसेस आर फ्लैट, दोनों सर्फेस अगर फ्लैट है तो एम मास का ब्लॉक है, तो इस पर नॉर्मल फोर्स जो है ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, और ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये इस पे नॉर्मल ऐसे फोर्स लग रहा है, और अर्थ इस पे नीचे एम जी लगा रहा है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे अगर देखेंगे तो ये इंक्लाइन प्लेन है, इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल है ये ब्लॉक पर लगा इंक्लाइन के प्लेन के द्वारा, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर लगाएगा ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये केस वन हो गया। और केस टू है, इफ वन सरफेस इज फ्लैट, अगर एक ही सरफेस फ्लैट है, अगर एक सरफेस जैसे इसमें सर्कुलर है तो नॉर्मल फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा, यहाँ पे एक कोना बस इस सरफेस पे टकरा रहा है तब भी नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, और अगर दोनों ऐसे दिया हुआ है इस ये पार्टिकुलर के लिए, इसमें रोटेशन में ये पढ़ेंगे कि इधर एक नॉर्मल एक्स में लगेगा, एक नॉर्मल वाई में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, तो ये M1 है, ये M2 बॉडी है, उसके ऊपर M1 रखा हुआ है, ठीक है, M2 के ऊपर M1 रखा हुआ है, तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो M1 पे अर्थ फोर्स लगाएगा M1G लगाएगा, और इस पे एक और फोर्स लगाएगा N1 फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये M2 में जो है अर्थ M फोर्स लगेगा M2G, और उस पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा N2, और ये क्योंकि M1 के टच में भी है तो M1 जो है वो एक N1 नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो N1 इक्वल टू M1G, N1 इक्वल टू M1G, ठीक है, N2 इक्वल टू N1 प्लस M2G, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं N2 इक्वल टू M1G प्लस N1G प्लस M2G, और इसको अगर प्रैक्टिकली समझना है, जैसे कोई आदमी है यहाँ पे ऐसे खड़ा है तो उसके माथा पे कितना वेट लगेगा, M1G प्लस M2G, ये दोनों का ही वेट लगेगा ना, W इक्वल टू mg होता है, तो ये दोनों का ही वेट इस पे लगेगा ना, इसके सर पे, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। अब इसमें फ्री बॉडी ऑफ डायग्राम ऑफ ब्लॉक बनाना है, तो ये M1 है और ये M2 है, M1 पे जो है F फोर्स लग रहा है और ये M2 है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे वॉल है, तो M1 पे देखेंगे तो M1 पे अर्थ एक फोर्स लगेगा M1G, और इस पर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल N1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अर्थ एक इस पर फोर्स लगेगा M2G, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा N2। अब क्योंकि M1 और M2 कॉन्टैक्ट में है तो M2 जो है एक फोर्स लगेगा इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल N1, और M1 भी M2 के कॉन्टैक्ट में है तो ये भी इस पर एक N2 फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा, M2 ने M1 पर लगाया और M1 ने M2 पर लगाया, ठीक है। और क्योंकि M2 वाला जो ब्लॉक है वो वाल से भी टच में है, तो वाल के कॉन्टैक्ट में होने के कारण उस पर एक नॉर्मल फोर्स वाल भी लगाएगा, N वाल, ठीक है, ये लगाएगा। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो एक तो हो जाएगा F इक्वल टू N1 हो गया, N1 इक्वल टू M1G, N1 इक्वल टू M1G, N2 इक्वल टू M2G, N2 इक्वल टू M2G, और N डैश इक्वल टू N वाल, N डैश इक्वल टू N वाल। और अब इसको
ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो F इक्वल टू एन डैश इक्वल टू एन वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लिए इस पर्टिकुलर फिगर का, ठीक है। नेक्स्ट टेंशन फोर्स अब आ गया। टेंशन फोर्स जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवार्ड्स स्ट्रिंग लग गया। टेंशन जो है वो हमेशा बॉडी से हट के, बॉडी से दूर स्ट्रिंग के टुवार्ड्स टेंशन फोर्स लग गया, ठीक है। और ये पुलिंग नेचर का, जैसे रस्सी को मान लो किसी भी चीज़ में बांध दूंगा तो उससे खींच ही सकते हैं। रस्सी से जैसे मान लो कि मैं किसी बॉक्स को बांध लिया तो उससे रस्सी को खींचूंगा तो बॉक्स खींचाएगा ही, रस्सी को धक्का दूंगा तो बॉक्स धक्का नहीं दे पाएगा। मतलब रस्सी से जो है सिर्फ खींच सकते हैं, पुलिंग नेचर का ये फोर्स है। जैसे यहाँ पे ये टेंशन, यहाँ पे एक मास का जो ब्लॉक है इससे लटका दिए रस्सी से, तो नीचे अर्थ इस पे लगेगा mg और ये टेंशन जो है ऐसे लगेगा, टेंशन जो ये ऐसे लगेगा, ठीक है। अब जैसे ये दो से ये सस्पेंडेड किया हुआ है ये m मास का ब्लॉक, तो यहाँ पे टेंशन T1 लगेगा, यहाँ पे टेंशन T2 लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर, और ये स्ट्रिंग के टुवार्ड्स अवे फ्रॉम द बॉडी टुवार्ड्स स्ट्रिंग। तो ये T1 ऐसे लगेगा, T2 ऐसे लगेगा, ठीक है। और अर्थ इस पे mg लगाएगा अपने तरफ नीचे, ठीक है। अब इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे ये mg जो है ये अर्थ एक्सर्ट कर रहा है, अर्थ इसको नीचे खींच रहा है, तो ये एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ऊपर ये टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टुवार्ड्स स्ट्रिंग ये फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे, और ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो T1 इक्वल टू mg हो गया, T1 इक्वल टू mg हो गया, ठीक है। अब ये एक छत है, एक सीलिंग है, सीलिंग से अगर ये रोप इस पे लटका दिए तो ये जो रस्सी है वो ये जो रस्सी है ये छत को अपने तरफ खींचेगा, ये रस्सी जो है वो छत को अपने तरफ खींचेगा और वो टेंशन T2 हो जाएगा। इसका एग्जांपल है कि अपने उंगली में अगर कोई धागा बांध के उस पर कोई ब्लॉक लटका देंगे तो उंगली पे फोर्स लगेगा ना, तो उंगली पे फोर्स कैसे लग रहा है, धागा खींच रहा है, इसी से मतलब कि धागा जो है इसको छत से लटका दिए तो छत को अपने तरफ खींचेगा और नीचे की तरफ टेंशन T2 लगाएगा, ठीक है। अब अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो मासलेस स्ट्रिंग का मतलब, अब रस्सी, अब इससे पहले तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, अब रस्सी ही का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो ये रस्सी हो गया वाइट कलर में, ठीक है। ये मास ऑफ रोप हो गया और रस्सी जो है वो नीचे T1 फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये इसके अपोज में ये नीचे T1 फोर्स लगाएगा, ठीक है। और एक अर्थ तो नीचे mg फोर्स लगाएगा ही, ठीक है। और ये रस्सी छत को खींच रहा है अपने तरफ T2 फोर्स से, तो छत भी तो खींचेगा रस्सी को अपने तरफ T2 फोर्स से, अवे फोर्स से। और वैसे ही सिमिलरली इसमें हो जाता है कि रस्सी अगर खींच रहा है m मास के ब्लॉक को T1 फोर्स से, तो ब्लॉक भी तो अपने तरफ खींचेगा T1 फोर्स से, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इक्वेशन लिखना है, तो T2 इक्वल टू T1 प्लस mrg, और अगर स्ट्रिंग मासलेस है मतलब मास ऑफ रोप टेंड्स टू 0, तो T2 इक्वल टू T1 आ गया, T2 इक्वल टू T1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मासलेस स्ट्रिंग दिया हुआ है, यहाँ से M1 लटका हुआ है और उसके नीचे M2 लटका हुआ है, ठीक है। मासलेस स्ट्रिंग है तो ये रस्सी अलग है और यहाँ से यहाँ के बीच का रस्सी अलग, ठीक है। तो ये M1 ब्लॉक पे नीचे लगाएगा अर्थ M1g और ऊपर टेंशन लगेगा पहले वाले रोप के कारण T1 और नीचे वाले रोप के कारण T2 अवे फ्रॉम द बॉडी टुवार्ड्स स्ट्रिंग, और M2 ब्लॉक पे नीचे अर्थ लगेगा M2g और ऊपर लगेगा T2, समझ गए। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये 10 kg का ब्लॉक है तो नीचे लगेगा mg, मतलब g का वैल्यू 10 होता है तो mg इक्वल टू 10 × 10 100 और ऊपर t, तो 10 से लगेगा तो t इक्वल टू 100 आ गया, t इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये 5 kg है, ये 10 kg है, तो इसको अगर लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो 10 kg वाले पे mg नीचे लगेगा 100, ऊपर टेंशन दूसरा रोप लगेगा T2, 5 kg वाले ब्लॉक पे नीचे लगेगा mg तो 5 × 10 50, और दूसरा रोप के कारण टेंशन नीचे T2 और ऊपर के कारण T1 अवे फ्रॉम द बॉडी टुवार्ड्स स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो T1 इक्वल टू T2 प्लस 50 और T2 100 आ गया तो T1 इक्वल टू 100 प्लस 50 तो 150 आ गया। अब इससे आसान ये मेथड है कि ये 10 kg का ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे हाथ से इसको पकड़ के उठा देंगे तो कितना वजन महसूस होगा, mg महसूस होगा, mg w इक्वल टू mg, तो 10 × 10 ये 100 हो गया। अब ये 100 हो गया और यहाँ पे इसको हाथ से पकड़ के उठा देंगे तो कितना 5 + 10 15 किलो का वजन महसूस होगा, तो 15 × 10 तो 150, तो टेंशन 1 जो है 150 आ गया, टेंशन 2 100 आ गया। ये डायरेक्ट मेथड वाला मेथड है, रेस्ट पे ले आना है, मतलब हाथ से पकड़ के रेस्ट पे ले आना है, ठीक है। तो w इक्वल टू mg लग जाएगा।
अब इसी क्वेश्चन में लगाएंगे इसको, तो ये 30 kg है, तो यहाँ पे T1 T2 T3 निकालना है। तो T1 के लिए T1 यहाँ पे अगर हाथ से पकड़ेंगे और उठाएंगे तो 5, 15, 20 और 30, 50 kg का वजन महसूस करना होगा। तो 50 10 है 500। T2 के लिए 15 + 30 45, तो 45 × 10, T2 हो गया 450 और T3 के लिए 30 × 10 300 हो गया, ठीक है। अब अगर ये मास वाला रस्सी है, अब इस रस्सी का मास है 20 kg, ठीक है, और ये मास ऑफ ब्लॉक जो है वो 10 kg है। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे टेंशन निकालना है। तो सी पॉइंट पे टेंशन निकालना है, तो यहाँ पे अगर पकड़ेंगे तो सीधे सिर्फ मास ऑफ ब्लॉक महसूस होगा। तो 10 10 × 100 टेंशन एट सी हो गया। टेंशन एट बी निकालना है, तो ये मिड पे है, ये बीच में है। तो मास ऑफ ब्लॉक जो 10 × 10 है वो तो 100 लगेगा ही, 10 × g, और यहाँ पे रस्सी जो है 20 किलो का है, तो मिड पे जो है यहाँ पे नीचे 10 किलो ऊपर 10 किलो वजन होगा, तो उसका 100, तो 100 + 100 ये 200 आ गया। ये 20/2 मिड के कारण है, ठीक है। अब टेंशन एट ए निकालना है, तो वो ए ही पे यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो 20 और 10 30 kg का वजन महसूस होगा, मतलब W = mg TA = 300, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये मासलेस है। अब यहाँ पे ये 15 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी है ये मासलेस है, और यहाँ से यहाँ जो रस्सी है इसका वेट जो है वो 10 किलो है। तो टेंशन एट रेस्पेक्टिव पॉइंट्स निकालना है। तो टेंशन एट ए निकालना है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक का वजन महसूस होगा, तो 15 × 10 तो 150 हो गया, ठीक है। टेंशन एट बी निकालना है, तो यहाँ पे रस्सी का भी यहाँ पे मास हो जाएगा 5 किलो, 10/2, तो उसका भी वजन महसूस होगा। तो 150 + 50 तो 200 हो गया। यहाँ पे 10 + 15 25 kg का टेंशन एट सी वजन महसूस होगा, तो टेंशन एट सी जो है 250 आ गया। टेंशन एट डी, तो यहाँ पे ये 10 kg इस ब्लॉक का, 10 kg इस रोप का और 15 kg इस ब्लॉक का, 35 kg का वजन महसूस होगा। तो 35 × 10 350 हो गया। और डी पे, ई पे, एफ पे, तीनों पे सेम हो जाएगा, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है, उसका तो कोई वेट, उसका कोई तो मास है ही नहीं। तो W = mg निकालेंगे तो मास 0 हो जाएगा, तो वेट भी 0 हो जाएगा। तो टेंशन एट ई और एफ जो है वो मासलेस के कारण जो है सेम ही आ जाएगा, मतलब सिर्फ 0+ होगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया हुआ है कि ये 10 kg का ब्लॉक है और ये एक रस्सी से टंगा हुआ है और मासलेस अगर स्ट्रिंग है, तो टेंशन एट ए बी सी डी जो है 100 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में तो हो जाएगा, पर हमेशा नहीं होगा। उसका एक्सेप्शन या उसका कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि नॉट ऑलवेज क्यों नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल ये है कि ये मासलेस स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक बंदर है जिसका वेट 10 kg है, वो इस पर लटक रहा है, और यहाँ पे ये बंदर है 20 kg का, इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो यहाँ पे लटक रहा है। तो यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे T2 है, और दोनों जो है बंदर रेस्ट पे है। तो T1 पे टेंशन क्या हो जाएगा, 20 + 10 30 × 10 300, और T2 पे टेंशन हो जाएगा 100। तो ये मासलेस स्ट्रिंग में ही टेंशन दो अलग अलग पॉइंट पर अलग हुआ ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सेम होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, और लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।